हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एससीईआरटी का इंपॉर्टेंस पता है। तो इसीलिए आज हम लोग एससीईआरटी के इस सीरीज में क्लास 8 स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 13 स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म को पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। तो जैसा कि आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि लगभग 2 सदियों के संघर्ष के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ साथ कई समस्याएं भी सामने थीं। विभाजन ने लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों को पाकिस्तान से भारत आने पर बाध्य कर दिया और इनके रहने और काम देने की व्यवस्था करना सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। लगभग 500 से अधिक देशी रियासतों के विलय की समस्या भी सामने चुनौती के रूप में खड़ी थी। इन सबों के साथ साथ देश को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी प्रदान करनी थी जो सबके लिए उपयोगी एवं इनकी उम्मीदों के अनुरूप हो। बरसों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी कि अब वक्त आ गया है जब हम अपने इस वायदे को पूरी तरह से या पूरे रूप में तो नहीं लेकिन काफ़ी बड़ी हद तक पूरा करेंगे। आधी रात बीते जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत आज़ादी की नई जिंदगी में जाग उठेगा। एक लम्हा आता है और इतिहास में बहुत कम आता है जब हम पुरानी जिंदगी से निकलकर नई जिंदगी में कदम रखते हैं, जब एक युग खत्म होता है और देश की आत्मा आवाज पाती है। यह उचित है कि उस उचित घड़ी में हम भारत और भारत की जनता उससे भी आगे बढ़कर मानव जाति की सेवा करने का प्रण ले। इतिहास के प्रभात में भारत अपनी निरंतर यात्रा पर चला और बेशुमार सदियों ने उसकी कोशिश और शानदार कमालों की गवाही दी। उसकी नाकामयाबों को भी अच्छे और बुरे दिन दोनों में भारत ने उन उसूलों और सिद्धांतों को कभी नज़र में नहीं हटने दिया। इनसे उसने नई ताकत पाई और शक्ति भी। आज बदकिस्मती का लंबा अरसा खत्म होता है और भारत अपने आप को फिर से पहचान रहा है। जिस विजय को आज हम मना रहे हैं वह सिर्फ एक कदम है और अवसर मिलने की एक शुरुआत है उन बड़ी बड़ी सफलताओं और प्राप्तियों की ओर जो हमारा इंतजार कर रही है। क्या हम में इतनी हिम्मत है, इतना ज्ञान है कि इस मौके को ना जाने दें, उसका लाभ उठाए और भविष्य की चुनौती को मंजूर करें? आज़ादी और शक्ति जिम्मेदारियां लाती है। इन जिम्मेदारियों का बोझ इस सभा पर है जो प्रभुता संपन्न है और भारत की स्वतंत्रता जनता की नुमाइंदगी करती है। आज़ादी के पहले हमने कष्ट झेले, हमारा दिल उन दुखों से भारी है। कुछ दुख आज भी मौजूद है मगर अतीत बीत चुका है और भविष्य हमें बुलाता है। वो भविष्य आरंभ का नहीं है, ये बराबर कोशिश का है, मेहनत का है, ताकि हमने जो वायदे किए थे और आज हम जो प्रतिज्ञा करेंगे उन्हें पूरा कर सके। भारत की सेवा की माने उन करोड़ों की सेवा है जो पीड़ित है, जिसकी माने है कि गुर्बत और अज्ञानता, बीमारी और नाइंसाफ़ी खत्म कर दी जाए। हमारे ज़माने की सबसे बड़ी हस्ती की अभिलाषा रही है कि हर इंसान का हर आंसू पोंछ दिया जाए। यह शायद हमारी ताकत के बाहर हो, मगर जब तक लोगों की आंखों में दुख के आंसू हो उस वक्त तक हमारा काम समाप्त नहीं होगा। इसलिए हमको बराबर मेहनत करनी है ताकि हमारे सपने साकार हो सके। ये सपने भारत के लिए नहीं बल्कि संसार के लिए भी है, क्योंकि आजकल के सारे देश और संसार के लोग आपस में इतने जुड़े हैं कि उनमें से एक भी अलग रहने की कल्पना नहीं कर सकता। कहते हैं कि शांति अविभाज्य है, इसी तरह आज़ादी और संपन्नता और विपद भी है, क्योंकि अब इस दुनिया के अलग अलग टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो ये संविधान सभा को संबोधित करते हुए पंडित नेहरू के भाषण है और ये एक उनका चित्र है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आज़ाद भारत के लोग भी कई समुदायों, जातियों एवं क्षेत्र, भिन्न भिन्न भाषी समूह में बटे हुए थे। इनके खान पान, रहन सहन, बोल चाल, सोचने और समझने के तरीकों में भी काफ़ी विभिन्नताएं थी। इन परिस्थितियों में भी हमारे राष्ट्रीय नेताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि समूचे भारत को कैसे एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाए। देश को संगठित करने के साथ ही आर्थिक विकास भी एक बड़ी समस्या थी। हमारे संविधान की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आम आदमी को सर्वाधिकार संपन्न माना गया है। इसके तहत जो 21 साल की उम्र पूरा कर चुके हो, जो कि अब 18 साल ही है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार तथा मतदान करने का अधिकार दिया गया। शुरू में ब्रिटिश और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी मताधिकार संपन्न पुरुषों को ही था। धीरे धीरे यह शिक्षित पुरुषों को मिला, फिर सामान्य पुरुषों को और अंततः स्त्रियों को अधिकार मिला। जबकि भारत में आज़ादी के पहले आम चुनाव में यह अधिकार सबको प्रदान किया गया। हमारे संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को जाति, धर्म या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग रहने वाले को कानून की नज़र में बराबरी की दृष्टि से देगा। कुछ लोग भारत को भी पाकिस्तान की तरह धर्म केंद्रित राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया एवं सभी धर्म के लोगों को समान अवसर प्रदान किया। संविधान की नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि धर्मावली एक समान है, लेकिन हमारे संविधान का यह मानवीय पक्ष ये भी है कि जो हमारे नागरिक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हो, जिनके साथ अस्पृश्यता या छुआछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा था, उसे विशेष संरक्षण देने का प्रावधान किया गया। उस समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी। अन्य के क्षेत्र में
आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि के विकास की जरूरत थी, क्योंकि कृषि उस समय लगभग 90% जनता निर्भर थी। किसान गांवों में रहते थे, इन्हें कृषि के लिए मानसून या वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। सिंचाई की व्यवस्था विकसित नहीं थी। वर्षा नहीं होने से किसानों को तो अकाल का सामना करना ही पड़ता था। कृषकों पर निर्भर अन्य पेशा के लोग जैसे नाई, बढ़ई, लोहार एवं कारीगर वर्ग भी संकट की स्थिति में आ जाते थे। शहर में रहने वाले औद्योगिक मजदूरों की स्थिति भी दयनीय थी। इनके बच्चों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। अतः आज़ादी के बाद कृषि के विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास की भी जरूरत पड़ी, ताकि रोजगार प्राप्ति के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर उठ सके। आज़ादी के साथ साथ विभाजन के कारण धार्मिक उन्माद सांप्रदायिकता ने लगभग संपूर्ण भारत को अपने चपेट में ले लिया था। लेकिन देश के कुछ ग्रामीण इलाके, बिहार और विभाजन से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर पूरा देश सांप्रदायिक विचारधारा से अलग रहा। इन परिस्थितियों ने भारत धर्मनिरपेक्षता के बिना एक संगठित तथा मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता था। विकास एवं एकता के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को साथ साथ चलने के लिए मतभेदों एवं हिंसक टकरावों को समाप्त करना अनिवार्य था। सांप्रदायिकता के साथ साथ जातिवाद, अमीर गरीब, शहर देहात आदि के बीच गहरे मतभेद एवं दूरियां थी। इन दूरियों को पाटना भी आज़ादी के लिए चुनौती थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत और नए पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ। ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान है, और यहाँ जो ब्लू अंडर में घुसा हुआ है, ये ईस्ट पाकिस्तान है, और ये येलो पार्ट जो है इंडिया का पार्ट है। तो नए संविधान का निर्माण। आज़ादी के पहले ही भारतीयों ने कैबिनेट मिशन को चुनौती देते हुए भारत के लिए अपने संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी संभाली। एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके लगभग 300 प्रतिनिधि देश भर से चुनकर आए, और इन सदस्यों के बीच दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक गंभीर विचार विमर्श के बाद भारत का संविधान लिखा गया। संविधान के कुछ भाग उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया एवं 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, लेकिन कुछ कुछ भाग को 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया था। तो यहाँ पे एक चित्र है कि नए संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित नेहरू। तो यहाँ पे एक कॉलम है कि हाँ, हमारे संविधान की सभी विशेषताएं इस प्रस्तावना में निहित है। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इसमें क्या लिखा है कि इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। तो यहाँ पे है कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। क्या किया गया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ताकि केंद्र और राज्य के बीच में टकराव ना हो। अगर टकराव की संभावना बनी होती है तो वैसी स्थिति में केंद्र का कानून ही प्रभावशाली होगा। संविधान सभा ने लंबे वाद विवाद के बाद देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को मजबूत और सक्षम बनाने का प्रयास किया। केंद्र सरकार को कराधान, संचार, रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी दी गई। आम आदमी की जरूरतों, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन सभी जिम्मेवारियों के निर्वहन का भार राज्य सरकार को दिया गया है। हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को 3 सूची में विभाजित किया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को कितनी सूची में विभाजित किया है? 3 सूची। और ये 3 सूची क्या क्या है? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में वन, कृषि और ऐसे विषयों को रखा गया है जिसका स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया हो। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। टकराव या मतभेद की स्थिति में केंद्र का ही कानून प्रभावशाली होगा। संविधान सभा में चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने केंद्र के हित को प्राधान्यता दी और कहा कि जब केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई सदस्यों ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता और आज़ादी देने के पक्ष में दलील दी। उनका कहना था कि वर्तमान व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में ही केंद्रित है, इसलिए बाकी देश में इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक कॉलम है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा एवं सम्मान प्रदान करें, मुख्यमंत्रियों को नेहरू का पत्र। तो नेहरू ने अपने पत्र में क्या लिखा था कि हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहे तो कहीं नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना भी उकसावा हो और वहाँ के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हो, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य ढंग से व्यवहार करना है। हमें इस समुदाय को भी वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे जो किसी लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को मिलते हैं।
तो आगे पढ़ते हैं कि संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर भी लंबी बहस हुई। अधिकांश लोग अंग्रेजी की तरह हिंदी को अपनाना चाहते थे, लेकिन गैर हिंदी भाषियों ने इसका विरोध किया। टी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए हिंदी को भारत की राजभाषा का तो दर्जा दिया गया, लेकिन अदालतों सहित विभिन्न सेवाओं में अंग्रेजी को कामकाज की भाषा के रूप में अपनाया गया। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने संविधान सभा में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए आवाज बुलंद की। इनके उत्थान के लिए इन्होंने सरकारी सेवाओं में आरक्षण की वकालत की, ताकि सामान्य लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर यह चल सके। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट था कि भाषा के लिए कि इन्होंने गैर हिंदी भाषियों के लिए किसने विरोध किया, ये थे टी कृष्णमाचारी। और यह दक्षिण के लोगों को की ओर से चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उन पर हिंदी थोपा गया तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। ये नाम याद रखना है, टी कृष्णमाचारी। तो यहाँ पे एक कॉलम है कि आरक्षण के संबंध में H.J. खांडेकर के क्या विचार थे। तो समकालीन राजनीति में आरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दे पर संविधान निर्मात्री सभा में वाद विवाद के दौरान 24 अगस्त 1949 को खांडेकर ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में जो प्रश्न उठाया कि संसदीय प्रणाली में अनुसूचित जातियों को आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों में दी जाने वाली सीटों को सही लाभ तभी मिलेगा जब उनके लिए वैसे ही निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाए जिनमें उनकी आबादी बहुमत में है। खांडेकर ने इसको और भी स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने पर आम निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षित स्थानों से अनुसूचित जाति के योग्य प्रतिनिधि नहीं निर्वाचित हो सकते हैं, जिसके कारण संसदीय प्रणाली में उनका सही प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा। तो यहाँ है कि हमारे संविधान ने राज्य के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी दिए हैं तथा राज्य के प्रति निष्ठावान बने रहने के उपायों के कारण नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी बताए हैं। राज्य को दिए गए नीति निर्देशक तत्व ने यह सुनिश्चित किया कि देश के भौतिक संसाधन का इस्तेमाल सामूहिक हित में किया जाए एवं अधिक धन संग्रह से बचा जाए। संविधान ने समूचे देश के नागरिकों को एक झंडा, एक संविधान, एक राष्ट्रगान आदि का प्रावधान किया ताकि देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारे कितने मौलिक अधिकार है और कितने मौलिक कर्तव्य है। आप समझ सकते हैं कि संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनता के सामने एक साझी और सशक्त भारत के भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू जी के भाषण के अंग से भी आप समझ सकते हैं कि उनके सपनों का भारत कैसा था। भारतीय संविधान के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, सामाजिक आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली, राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखते थे। ये आदर्श आज तक जिंदा है और यही कारण कि हम संविधान का आज भी सम्मान करते हैं। तो वाद विवाद का यहाँ पे एक कॉलम है जिसमें संविधान के वाद विवाद का एक खंड दिया गया है कि संविधान सभा के कई सदस्य संविधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं मानते थे। एक सदस्य था जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण साहू। उनका कहना था कि संविधान जिन आदर्शों पर आधारित है उनका भारत की आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह संविधान यहाँ की परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाएगा और लागू होने के कुछ समय बाद ही ठप हो जाएगा। और ये संविधान सभा वाद विवाद खंड 11 पृष्ठ 613 में उद्धृत है। तो यहाँ है राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। तो अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा और व्यापारिक लाभ को ध्यान रखते हुए भारत में राज्यों का गठन किया था। अंग्रेजों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता और भाषाई भिन्नता को आधार नहीं बनाया था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई देशों का पुनर्गठन स्थायी आधार पर किया गया, जिनमें रूस, तुर्की और ऑस्ट्रिया आदि प्रमुख थे, तो भारतीय कांग्रेस ने भी 1920 के दशक में लोगों की भावनाओं को देखते हुए आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आश्वासन दिया। लेकिन जब भारत को धर्म के आधार पर दंगों और विभाजन के बाद भारत को आज़ादी मिली तो राष्ट्रीय नेताओं के मन में चिंता हुई कि अगर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया तो कई पाकिस्तान बन सकते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। जब लोगों के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी तो पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और अंतिम जरूरत यह है कि इसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को दरकिनार कर देना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है। इस कसौटी के हिसाब से हमारे राज्य में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। तो ये स्वतंत्र भारत के दो शिल्पकार पंडित नेहरू और सरदार पटेल के चित्र हैं। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा 1920 के दशक में किए गए वायदे से मुकरने के कारण क्षेत्रीय भाषा भाषी जैसे तेलुगु, तमिल, मराठी, कन्नड़ बोलने वालों में असंतोष पनपने लगा। विशेष रूप से तेलुगु भाषी लोग 1952 के प्रथम चुनाव में आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर काफी उग्र थे। आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामलू राजू ने भूख हड़ताल किया और उन्होंने 58 दिनों के बाद 15 सितंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे है कि
किन्होंने? गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु राजू ने भूख हड़ताल किया। और कितने दिनों का भूख हड़ताल किया? 58 दिनों का। तो किस चीज़ के लिए किया? कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाने के लिए। और उनकी मृत्यु कब हुई? 15 सितंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के कारण। और इनकी मृत्यु के बाद पूरे आंध्र क्षेत्र में अराजकता फैल गई। इस विरोध को केंद्र ने गंभीरता से लिया और इनकी मांगे मान ली। इसी तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ। तो कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953। सरकार ने क्षेत्रीय भाषा भाषियों द्वारा नए राज्य के गठन की मांग को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। किसका गठन किया? राज्य पुनर्गठन आयोग का। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी। इसने तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगला, उड़िया एवं असमिया भाषी लोगों के लिए अलग अलग राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश की। तो किस किस राज्य की सिफारिश की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा? तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगला, उड़िया, असमिया। विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को प्रशासनिक सुविधा एवं सांस्कृतिक एकरूपता को देखते हुए कई राज्यों में विभाजित किया गया। कुछ वर्षों के बाद से राज्यों के विभाजन की मांग भी उठने लगी और तीव्र आंदोलन का रूप भी अख्तियार किया। फलस्वरूप 1960 में बम्बई प्रांत का मराठी भाषी महाराष्ट्र एवं गुजराती भाषी गुजरात और 1966 में पंजाब से हरियाणा को और आगे चलकर 2001 में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को एवं बिहार से झारखंड को अलग कर 28वें राज्य के रूप में गठन किया गया। अभी भी महाराष्ट्र से अलग करके विदर्भ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और पूर्वोत्तर में बोडोलैंड के गठन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। तो ये पुराना डेटा है, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना ऑलरेडी अलग हो चुका है। तो ये है एक भारत का मानचित्र जिसमें 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांतें और रियासतें किस तरह से बांटी हुई थी उसका चित्र है। तो जो पिंक पिंक है वो रियासतें हैं और जो येलो कलर है या फिर ये पीच कलर है ये आपका ब्रिटिश भारत है। यहाँ पे भूतपूर्व रियासतें और अन्य राज्य के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिया गया तो उनकी रियासतें खत्म हो गई। परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसीलिए 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि में इनके लिए भूतपूर्व रियासत कहा गया है। तो ये क्रमशः 3 मानचित्रों के अवलोकन से आप राज्यों के गठन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। भाषाई आधार या अन्य कारणों से 1956 एवं उसके बाद गठित राज्यों की सूची आपको इस मैप को देख के बनाना है या जानना है। तो ये सबसे पहले यहाँ है मानचित्र 1, मानचित्र 2 और मानचित्र 3। इसको पूरा अवलोकन करिए, तो हम लोग बाद में करेंगे। तो विकास की यात्रा। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने आज़ादी के पहले ही यह महसूस किया था कि राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी आवश्यक है। अगर भारत औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से मुक्त होकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनता है तो राजनीतिक आज़ादी ज़्यादा दिनों तक नहीं बन सकता है। तो ये राजनीतिक आज़ादी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। अतः भारत को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए आधुनिक तकनीक के सहारे कृषि और उद्योगों के लिए आधार निर्मित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। सरकार ने यह महसूस किया कि बगैर सरकारी सहयोग एवं योजना के देश की आर्थिक प्रगति तेजी से नहीं हो सकती। अतः सरकार ने नीति बनाने एवं लागू करने के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया और अब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ने मिलकर योजना के परामर्श से उत्पादन को बढ़ाएंगे एवं रोजगार करेंगे। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र में भागीदारी करने का सफल प्रयास किया। सबसे पहले अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए योजना आयोग ने 1951 से 56 के बीच कृषि को सुनियोजित रूप से ज़्यादा बढ़ावा दिया और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 to 67 में देश को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। हालांकि उद्योगों की स्थापना तो हुई, लेकिन खेती, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि पर उतना ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि हमारे पास उस समय संसाधन सीमित थे, आवश्यकताएं अधिक थी। भविष्य में पर्यावरण को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुए गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में ही कहा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन के पुराने नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। हमारी सरकार ने विश्व के विकसित देशों के सहयोग से भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला आदि जगहों पर बड़े बड़े उद्योग लगाए। इसी तरह भारत ने 11वीं पंचवर्षीय योजना तक कृषि, उद्योग, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा आदि के क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी से काफ़ी प्रगति कर ली है। आज भारत का विकास दर चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान पर है। हर व्यक्ति को काम उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी नरेगा और कोई व्यक्ति भूखा न रहे उसके लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी योजना आदि पर सरकार काफ़ी संजीदा है। 1990 के दशक में तेज आर्थिक विकास के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन हुआ।
सूचना एवं संचार के क्षेत्र में क्रांति ने कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, आधुनिक संचार एवं परिवहन के साधनों यथा दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों एवं टेलीफोन सेवा आदि के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने एक नई पहचान बनाई। बंगलौर की पहचान भारत की सिलिकॉन वैली, जो कि अमेरिका में है, उनके रूप में बनी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में सॉफ्टवेयर विकास केंद्र की स्थापना की। भारत में रेलवे, डाक एवं संचार, बैंक, बीमा, आर्थिक ऊर्जा, पेट्रोलियम, सुरक्षा सामग्री से जुड़े उद्योग आज भी सरकार द्वारा नियंत्रित है। तो क्या क्या सरकार द्वारा नियंत्रित है? रेलवे, डाक एवं संचार, बैंक, बीमा, आर्थिक ऊर्जा, पेट्रोलियम, सुरक्षा सामग्री। जबकि अन्य बड़े उद्योगों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बड़े पैमाने पर है, जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिचायक है। दोनों क्षेत्रों की भागीदारी से भारत में तकनीकी एवं आधारभूत संरचनाओं का संतोषजनक विकास हुआ है। फलस्वरूप भारत की आज़ादी के बाद जनसंख्या में 3 गुनी से भी अधिक वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में भी लगभग 3 गुनी वृद्धि हुई है। अब जानते हैं कि लोकतांत्रिक सशक्तिकरण क्या होता है। आज़ादी के बाद भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। आप इसी अध्याय में पढ़ चुके हैं कि कई समस्याओं के बावजूद भारत ने सफलतापूर्वक आर्थिक विकास और राज्यों का पुनर्गठन, भाषा संबंधी विवादों का निपटारा, सांप्रदायिक शक्तियों पर नियंत्रण किया। देश की विदेश नीति का संचालन भी गुटनिरपेक्षता की नीति को ध्यान में रखते हुए किया गया। तो यहाँ जानते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति क्या होती है। तो आज़ादी के समय विश्व 2 बड़े राष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूस के खेमे में विभक्त था। भारत को सबकी मदद की जरूरत थी, अतः सबके साथ अच्छे संबंधों का निर्वाह करते हुए, किसी गुट में न रहते हुए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई तथा भारत जैसे गरीब और विकासशील देश को भी इस नीति पर चलने की सलाह दी। कुछ समय बाद भारत में लोकतांत्रिक आदर्श कमजोर होने लगे और आपातकाल की घोषणा की गई। देश में पुनः जन आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसकी शुरुआत बिहार एवं गुजरात से हुई। नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने प्रदान किया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री की शक्ति में वृद्धि, प्रेस पर नियंत्रण, नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध, नसबंदी द्वारा जन दर नियंत्रण, झुग्गी झोपड़ी उन्मूलन, कर्मचारियों की वृद्धि पर रोक, कठोर एवं अलोकतांत्रिक कदम उठाए गए। आपातकाल के विरोध में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो यहाँ एक इस कॉलम में हम लोग पढ़ेंगे कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का क्या मतलब था। तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा उनके राजनीतिक चिंतन का अंतिम पड़ाव था। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों एवं युवाओं को राजनीतिक दलों से अलग रहकर देश की सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन लाने का सुझाव दिया। छात्र एवं युवा शक्ति के उदय का कारण सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, देश की खराब आर्थिक स्थिति एवं नौजवानों में व्याप्त बेरोजगारी है। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने छात्रों को संबोधित करते हुए संपूर्ण क्रांति का विचार रखा। इन्होंने कहा कि आज़ादी के 27 वर्ष के बाद भी लोग भूख, बढ़ती हुई कीमतों तथा भ्रष्टाचार से परेशान हैं। रिश्वत दिए बिना कहीं काम नहीं होता। लोग अन्याय से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लाखों छात्रों एवं नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। गरीबी बढ़ रही है। किसानों की स्थिति दयनीय है। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को सामने रखा। इसके लिए सत्ता परिवर्तन को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति एक ऐसी व्यापक क्रांति है जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक अथवा बौद्धिक, शैक्षणिक तथा आध्यात्मिक क्रांतियां सम्मिलित है। ये संख्या कम या अधिक भी हो सकती है। इन्होंने आगे कहा कि सत्ता परिवर्तन हमारा उद्देश्य नहीं है, परंतु ये आवश्यक है कि जब हमारे प्रतिनिधि भ्रष्ट, अक्षम और भाई भतीजावाद के शिकार है तो उन्हें सत्ता से हटना ही पड़ेगा। इसके बाद ही व्यक्ति तथा समाज में परिवर्तन के लिए काम करना होगा। तो यहाँ पे इस चित्र में गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण को दिखाया गया है और ये जनसभा पूरी भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल जैसी स्वशासी संस्था की स्थापना की आवश्यकता बताई। इन्होंने महंगाई पर नियंत्रण के साथ साथ कृषि एवं औद्योगिक मजदूरों की दशा सुधारने पर भी बल दिया। जयप्रकाश जी ने जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए दहेज, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया। इन्होंने इसके लिए शिक्षा की भी बात की, लेकिन शिक्षण व्यवस्था देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, इसलिए प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता बताई। कई दलों को मिलाकर जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी। इस सरकार ने आपातकाल में प्रेस आदि पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया तथा नागरिक अधिकारों को फिर से बहाल किया। जनता पार्टी की सरकार ने संसदीय संस्थाओं एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया, लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण ये सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें पुनः इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। श्रीमती गांधी के समय पंजाब में चरमपंथी एवं अलगाववादी आंदोलन हुए। इसके विरुद्ध जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक कार्रवाई की गई। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई कब की गई थी? 1984 में। और कहाँ? पंजाब में चरमपंथी एवं अलगाववादी आंदोलन को रोकने के लिए। इसी कार्रवाई के प्रतिशोध में श्रीमती गांधी को 2 सिख अंगरक्षकों ने 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी। तो किसने हत्या कर दी?
दो सिख अंगरक्षक ने कब 21 अक्टूबर 1984 को श्रीमती गांधी की हत्या के बाद इनके बड़े बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इनके नेतृत्व में कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत हासिल हुआ। इन्होंने देश में तेज आर्थिक विकास एवं संचार क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। भारत को 21वीं सदी में ले जाने का सपना भी दिखाया, लेकिन भ्रष्टाचार संबंधी बोफोर्स घोटाला विवादों में घिर जाने के कारण अगले चुनाव में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। नई राजनीतिक व्यवस्था का जन्म, गठबंधन एवं मोर्चे की राजनीति। 1989 से भारत की जनता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। सबसे पहले वीपी सिंह के नेतृत्व में मोर्चे की जनता दल, भाजपा एवं वामपंथियों की मिली-जुली सरकार बनी। आपसी खींचतान के कारण ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और मध्यावधि चुनाव में देश को जाना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी। इस सरकार के समक्ष कई समस्याएं खड़ी थी। देश आर्थिक रूप से बदहाली के दौर से गुजर रहा था। अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद और वीपी सिंह सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में पिछड़े जाति के लोगों को आरक्षण प्रदान करने के कारण देश में कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। कश्मीरी अलगाववादियों को भी गतिविधियां बढ़ने लगी थी। इसी बीच 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना ने भी पूरे देशवासियों को प्रभावित किया। तो बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1992 को। और उस टाइम किसकी सरकार थी? वीपी सिंह की सरकार थी। कश्मीर अलगाववादियों की भी गतिविधियां बढ़ने लगी थी। इसी बीच 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना ने पूरे देशवासियों को प्रभावित किया। कांग्रेस सरकार ने इन आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों के सामना सफलतापूर्वक समापन किया और देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधारों के माध्यम से पटरी पर लाया। इस सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य किया। किसने? कांग्रेस की सरकार ने। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दो चित्र की। इस चित्र में पोखरण-1 परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के सरकार में 1974 में हुआ। तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में कब हुआ था? 1974 में। और उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। और ये चित्र 10 है यहाँ पोखरण-2। इसमें न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? वाजपेयी जी के टाइम पे हुआ था। जो उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और ये इसका टाइम पीरियड क्या था? 1998। तो अगले चुनाव में भाजपा की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनी। इस सरकार ने सफलता के साथ आर्थिक उदारीकरण के दूसरे दौर को भी लागू किया तथा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं तकनीक को मजबूती प्रदान के लिए पोखरण-2 विस्फोट भी किया। यह सरकार फील गुड एवं भारत उदय के नारों के साथ चुनाव में गई, लेकिन किसानों की दयनीय स्थिति के कारण यह नारा फीका पड़ गया और सरकार को पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई और मोर्चे की राजनीति का स्पष्ट ध्रुवीकरण हुआ। कांग्रेस की नेतृत्व वाली मोर्चा संपर्क यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन एवं भाजपा की नेतृत्व वाली मोर्चा राजग यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जाना जाता है, जो कि इंग्लिश में यूपीए और एनडीए है। अभी लगातार 2 चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार कई समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है। क्योंकि ये पुराना बुक है तो यूसी के अनुसार ये डेटा दिया हुआ है। गणतंत्र के 60 वर्षों के बाद की क्या स्थिति थी? स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र बना। इस दौरान भारत ने लगभग हर क्षेत्र में सफलता के साथ कदम बढ़ाया। हमारे संविधान ने सरकार एवं देशवासियों के लिए कुछ मानदंडों का निर्धारण किया, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना इसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। स्वतंत्रता के बाद से आज तक हम संसदीय लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए एक महान उपलब्धि है। स्वतंत्रता के समय कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में ज्यादा दिनों तक सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में क्षेत्रीय, सांस्कृतिक एवं भाषाई विभिन्नताएं मौजूद है। हर क्षेत्र या समूह अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग राष्ट्र की मांग करेगा और देश बिगड़ जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत में अलगाववादी आंदोलन हुए भी, लेकिन इसने देश की एकता एवं अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो यहाँ एक चित्र में देख सकते हैं कि गरीबों की दयनीय स्थिति एवं विपदा को दिखाता हुआ ये पहला चित्र है और दूसरे में सुविधा संपन्न वर्ग के रहन सहन का स्तर दिखाई दे रहा है। अभी कुछ विशेषज्ञों को ऐसा लगता है कि चूंकि भारत अविकसित और अभावग्रस्त देश है और यहाँ सैनिक शासन स्थापित हो जाएगा, लेकिन ऐसी सारी आशंकाएं गलत साबित हुई। अब तक भारत में सफलतापूर्वक लोकसभा के 14 आम चुनाव एवं सैकड़ों विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के चुनाव हो चुके हैं। देश की व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के साथ सामंजस्य स्थापित करके काम कर रही है। स्वतंत्र प्रेस हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। इस तरह हमारी राष्ट्रीय एकता एवं प्रगति की राह में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता भी रुकावट नहीं डाल रही है। परंतु सामाजिक क्षेत्र में जाति आधारित खाई अभी भी बरकरार है। आज भी हमारे दलित समुदाय के लोग भेदभाव, छुआछूत के शिकार है। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उपेक्षा भरी निगाहों से देखा जाता है। इनके लिए जीने की जो न्यूनतम आवश्यकता है, उनका भी अभाव है। हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के विपरीत कई जगहों पर धार्मिक समुदायों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारा देश आर्थिक रूप से तो समृद्ध हो रहा है, लेकिन गरीबों और अमीरों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। कुछ लोग अच्छे अच्छे घरों में सारी सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत करते हैं, तो कुछ लोगों को जी तोड़ मेहनत के बाद भी दोनों शाम का खाना नसीब नहीं होता है।
अमीर लोग अपने बच्चों के साथ स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पहाड़ों पर छुट्टियां बिताने जाते हैं, लेकिन गरीबों को इलाज के लिए डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है। अमीर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और बेहिसाब खर्च करते हैं, लेकिन गरीब अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी असमर्थ पाते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि संविधान भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए लोगों के सशक्तिकरण का प्रयास करता है। लेकिन स्वतंत्रता के समय राजनेताओं ने जो सपना देखा था, क्या उसे हम लोग अभी तक प्राप्त कर पाए हैं? स्पष्ट रूप से नहीं। इसीलिए हम हर क्षेत्र में सफल होने का दावा नहीं कर सकते हैं और लेकिन फिर भी विफल नहीं हैं। तो ये क्या है कि अपने सपनों का भारत ऐसा भी हो सकता है। तो कैसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारा भारत ऐसा हो सकता है जहाँ गाँव एवं शहरों के बीच का अंतर कम हो जाएगा। ऐसा भारत जहाँ कृषि, उद्योग और रोजगार के बेहतर तालमेल के साथ ऊर्जा, सड़क, आवास और पानी सबके लिए उपलब्ध हो। भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहाँ सभी का इलाज हो। यहाँ की सरकार भरोसेमंद, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो। यहाँ से गरीबी और निरक्षरता जड़ से समाप्त हो। बच्चे एवं महिला अत्याचार एवं शोषण से मुक्त हो और हर समुदाय के रहने वाला व्यक्ति अलग-अलग महसूस ना करे। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से काम करने की ज़रूरत है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना एवं संचार तकनीक, भरोसेमंद इलेक्ट्रिक पावर, तकनीकी आत्मनिर्भरता आदि क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करना ही होगा। हमें गाँव की तरफ लौटकर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करानी होगी, जो आज शहरों में उपलब्ध है। अगर शहर की सुविधाएँ गाँव में आई, तो विदेशों में काम कर रहे लोग अपने देश लौटेंगे और भारत को समृद्ध बनाएँगे। तो ह यहाँ एक कॉलम है जिसके सिर्फ़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। एक कि 1950 से 60 का जो दशक था उसमें क्या हुआ कि शीत युद्ध का, जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं, उसका उदय हुआ और इसमें क्या हुआ कि शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने-अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिए। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हुए थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। तो हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम के जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया, नव भारत को विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की और गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। गुटनिरपेक्षता की नीति इसी विदेश नीति का मूल आधार था। इसमें उन्होंने क्या किया था? गुटनिरपेक्षता नीति के अंतर्गत मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनीतियों के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल ना हो। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग-थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग-थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहे, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने का प्रयास किया और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया। परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। तो यहाँ पे ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।